गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो। हाँ जी सर, तो दिसंबर का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज लग रहा है वीकेंड सेलिब्रेट हो रहा है। ऑलराइट सर, तो दिसंबर में आई थिंक वी हैव डन 20 क्वेश्चन। हाँ, 20 क्वेश्चंस करीब कर दिए थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करना था। ठीक है, चलो जी। तो पहले पिछले क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, recently who amongst the following was crowned the Miss Earth 2022? Who amongst the following was crowned the Miss Earth 2022? मीना जी, एंड्रिया जी, नादिन जी, शरीदान जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका सर करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। Who amongst the following was crowned the Miss Earth 2022? क्या आंसर लगाएंगे? बिल्कुल मीना जी करेक्ट आंसर था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इज मीना फ्रॉम साउथ कोरिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इज टू यूज साउल बाउंड एनएफटी टोकन्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में नॉन फंजिबल टोकन्स की हमने बात करी थी। इनको एज ए डिजिटल मेडल कहाँ की पुलिस याद वो यूज करने जा रही है? साउल बाउंड टोकन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, किसी को याद है लास्ट क्लास में? पिछली क्लास का ही ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। ओके सर, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ डिवाइस सिंधुजा 1 which can generate electricity using energy from sea waves? तो आज के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ डिवाइस सिंधुजा 1 which can generate electricity using energy from sea waves? आईआईएससी बेंगलुरु, टेरी, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंधुजा वन से रिलेटेड है। गुड इवनिंग अमीना जी। बी या डी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कुछ लोग टेरी लगा रहे हैं। देखो, टेरी लगाना थोड़ा सा नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन की बात हो रही है। जो सी वेव्स की एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये एनर्जी कन्वर्जन की बात हो रही है। तो हो सकता है आपको तेरी इंस्टीट्यूट लग रहा हो, बट करेक्ट आंसर तेरी नहीं है। करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो जो सी वेव्स की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसके लिए डिवाइस हमने डेवलप की है। हमने बोले तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, ये डिवाइस डेवलप की है, इसका नाम रखा है सिंधुजा 1। ठीक है, सिंधुजा 1 इस डिवाइस का नाम है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें तीन चीजें हैं। एक फ्लोटिंग बुओय है। फ्लोटिंग बुओय मतलब जिसपे ये एक बेस है जिसपे ये फ्लोट कर रहा है। एक स्पार है। स्पार मतलब ये जो पूरी रॉड है सिलेंड्रिकल, ये स्पार कह रहे हैं इसे। और एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल, मतलब ये जो पूरा आप मोटर वगैरह देख रहे हो, पूरा एक इलेक्ट्रिक मॉड्यूल सिस्टम है। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे वेव्स आती हैं तो वेव्स के मूवमेंट से
यहाँ पर एक रॉड एक पिस्टन की तरह है, ठीक है, ये पिस्टन की तरह है, ये ऊपर नीचे फ्लोट करके मूव करती है। आपने इसको एक चेन वगैरह से मान लो फिक्स कर दिया होगा, फिर उसके बाद जैसे ही ये वेव्स इससे टकराएंगी तो ये रॉड को ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट कराएंगी, और इसके अराउंड मैग्नेट्स लगी होंगी, तो अप डाउन मूवमेंट की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच ये जो आयरन रॉड है मूवमेंट करेगी। उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर आपने इम्पैक्ट पढ़े होंगे तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक इधर नॉर्थ पोल होता है ये मैग्नेट, इधर साउथ पोल की मैग्नेट, बीच में एक इस तरह से ये आपका प्लेट होती है, इसको हम रोटेट करा देते हैं। इसके रोटेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इम्पैक्ट की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपकी रॉड है, उसकी एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल, तो बीच में जब ये रॉड मूवमेंट करेगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट। तो आप क्या कर रहे हो, ये सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है, द रिलेटिव मोशन गिव्स रोटेशन टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है, अब बस इतना अगर आपको ध्यान है कि सिंधुजा वन आपका ओशियन वेव्स की एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो इट्स फार मोर देन एनफ। कोई आपसे इसमें वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पूछने वाला, कोई इसमें ऐसा नहीं कहने वाला इसका मॉड्यूल का डिजाइन बना के बताओ। ठीक है, तो सिंधुजा वन नाम ध्यान रह जाए, दैट इज मोर देन एनफ। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, गिव मी थम्स अप अगर ये क्लियर है, तो गिव मी थम्स अप, फिर आगे बढ़े हम। हाँ जी सर, अब स्टूडेंट्स जुड़ना शुरू हुए हैं, थोड़ा लेट आ रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा और लेट हो जाते हैं, ये सही है। ठीक है, गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैज बीन लॉन्च? हबीबी। अब इंडिया में भी हबीबी सिस्टम होगा, मतलब हमारे पास भी अपने खुद के गोल्ड एटीएम होंगे। अपन गए खट से एटीएम में, हमने डाला कि 50 ग्राम गोल्ड दो, 10 ग्राम गोल्ड दो, तो गोल्ड के बिस्किट्स निकल आएंगे, जैसे आपने दुबई वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो ये इंडियन स्टाइल हबीबी एटीएम है, तो यहाँ से आप गोल्ड निकाल सकते हो। गोल्ड में ऐसा नहीं कि कल आप चाहो कहो मेरे को 2 ग्राम का नेकलेस चाहिए या 20 ग्राम का मेरे को झुमका चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। इसमें आपको सिंपल गोल्ड के बिस्किट्स निकलते हुए मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड के बिस्किट इसमें मिलेंगे। तो ये कहाँ पर लॉन्च है? गुरुग्राम। अरे भैया गुरुग्राम में ना कराओ, गुरुग्राम में तो फिर वो टिक नहीं पाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, तो ये जो पहला गोल्ड एटीएम का कंसेप्ट है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद। जाहिर सी बात है, जहाँ नवाबी लोग रहते होंगे वहीं ये सब काम हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। गुड सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज पास द यूनिवर्सिटीज लॉज बिल टू रिमूव गवर्नर एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी सर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज पास द यूनिवर्सिटीज लॉज बिल टू रिमूव गवर्नर एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट? देखो अभी तक क्या होता था, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इंडिया में एक सिस्टम चलता है कि जो भी स्टेट होगा, ठीक है, उस स्टेट की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, उस स्टेट की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, उसका जो चांसलर था, वो उस स्टेट का गवर्नर होता है बाय डिफॉल्ट।
बाय डिफॉल्ट गवर्नर होता है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसने ये कानून को ही बदल दिया। उन्होंने एक बिल पास किया है, यूनिवर्सिटीज लॉज बिल, जिससे जो चांसलर है, अब वो गवर्नर नहीं रह जाएगा, चांसलर भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चांसलर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट। अभी तो बाय डिफॉल्ट गवर्नर चांसलर होता है उन स्टेट यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है। सेंट्रल में खैर सब में नहीं होता है, लेकिन स्टेट में होता है, बाय डिफॉल्ट गवर्नर को बना देते हैं। लेकिन उस स्टेट ने कैसा कानून बनाया है जहां पर अब गवर्नर चांसलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है। अभी आपने दो स्टेट तो न्यूज में बहुत सुने होंगे जहां पर गवर्नर और सीएम के बीच बहुत ज्यादा तनातनी रहती है। एक तो वेस्ट बंगाल था आपके, खास तौर से जब अभी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, तो उससे पहले वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो उस टाइम जगदीप धनखड़ जी और ममता बनर्जी के बीच बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अभी ये सीन चल रहा है केरला में। केरला में इधर आपका जो पिनाराई जी की सरकार है, केरला सरकार है एलडीएफ की, और उधर दूसरे साइड पे आपके आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ के जो गवर्नर है, उनके बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको लेकर ये काम किसने किया है? ये काम केरला ने किया है, ठीक है। तो ये बिल किसने पास किया? केरला ने पास किया। तो केरला में इस टाइम काफी ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो जितने भी आपके ये सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई है, ये एक तरीके से सेंटर गवर्नर से कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई होती है, क्योंकि गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है स्टेट में, तो वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कमेंट किया है कि उनको एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पोजीशन को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऑल्दो अपॉइंटमेंट ही जब तक नहीं चेंज होगा, इस तरह का अपॉइंटमेंट रहेगा, तब तक तो देखो कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। चलो जी, तो करेक्ट आंसर इज केरला। तो केरला में ये बिल अभी पास हुआ है, टू रिमूव द गवर्नर एज अ चांसलर ऑफ 8 स्टेट यूनिवर्सिटीज। वेल, इसमें और कुछ नहीं था जानने को। बाकी इतना ध्यान रख लेना, केरला के जो अभी गवर्नर है कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडिया 77th चेस ग्रांड मास्टर? ये चेस ग्रांड मास्टर तो बाय डिफॉल्ट आते रहते हैं, ये क्वेश्चन है ना, हर महीने के करंट अफेयर्स में मिल जाता है। तो अभी 77th चेस ग्रांड मास्टर इंडिया के कौन बने? आदित्य मित्तल, वी प्रणव, भारत सुब्रमण्यम या राहुल श्रीवास्तव? बताइए सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना इंडिया का? अब तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए सर। कोई नहीं, जो लेटेस्ट वाले हैं उनका नाम ध्यान रखो आप, ठीक है, सबका नहीं रखना है, लेटेस्ट याद रखो। करेक्ट आंसर इज आदित्य मित्तल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज आदित्य मित्तल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Recently, it was announced that Cyclone Mendos will form over southwest Bay of Bengal and hit the east coast in Tamil Nadu, Puducherry, and Andhra Pradesh. Its name has been suggested by which of the following countries? जो भी साइक्लोन होता है तो रीजनल कंट्रीज उसके नेम सजेस्ट करती हैं, ये बेसिक बात हम थोड़ा जानते हैं। तो अभी एक साइक्लोन मैंडोस आने वाला है, जो ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होगा, और आपका तमिलनाडु और इधर पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इनकी ईस्टर्न कोस्ट को ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो नाम है मेंडोस, किस इस कंट्री ने दिया? ओमान ने, इंडिया ने, थाईलैंड ने या यूएई ने? देखो, मेंडोस नाम से आप आइडिया लगा सकते हो, इंडिया का तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अगर होती तो थोड़ा सा हिंदी टाइप का नाम होता अपना, तो इंडिया तो नहीं होगा। तो अब ओमान, थाईलैंड, यूएई, इसमें से आप आइडिया लगा सकते हो। ओमान, लो भाई, मार्शल जी ने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि सर ओमान से खाता खोल दीजिए। करेक्ट आंसर ओमान नहीं है, करेक्ट आंसर इज यूएई। साइकिल मंदोस कहाँ का साइक्लोन है सर? ये साइक्लोन मंदोस यूएई का, ठीक, मतलब यूएई ने इसका नाम करा है। अब नामकरण सर होता कैसे? नामकरण के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स होते हैं और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं। पूरी दुनिया में 6 रीजनलाइज
रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपका IMD है, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन 6 में से एक है, और 5 दुनिया भर में ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, ठीक है। तो 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस था जिसे कहा गया WMO या फिर कह लो एस्केप, ठीक है। एस्केप क्या है? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। WMO क्या है? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2000 में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने ये कहा कि भैया हम ऐसे कंट्रीज हैं कि हमारी बॉर्डर में इंडियन ओशन आता है, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जो ये साइक्लोन आएगा इसका नामकरण हम करेंगे, ठीक है। इंडियन ओशन इधर बे ऑफ बंगाल, उधर इधर अरेबियन सी। तो इन कंट्रीज ने कहा भैया इधर का नामकरण हम पे छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर ईच कंट्री सेंट इन सजेशंस, फिर उसके बाद सारी कंट्री जो होती हैं सजेशंस देती हैं, फिर नाम फाइनलाइज होता है। फिर अब क्या होता है, एक ग्रुप बन गया जो हमारे इंडिया के आसपास की कंट्रीज है जो ओशन, इंडियन ओशन से बॉर्डर करती हैं, इनका हमारा एक ग्रुप बन गया है। तो इनमें से जो हर बार वन बाय वन एक कंट्री, जैसे UAE ने इस बार नाम दिया, अगली बार कोई और कंट्री देगी, तो इन्हीं में से कोई कंट्री उठती है और इस एरिया में आने वाले साइक्लोन का नाम सजेस्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके साइक्लोन के नेम दिए जाते हैं। ग्रुप बन गया कंट्रीज का, ठीक है, ग्रुप बन गया, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। चलो जी, नेटवर्क खराब चल रहा है, चलो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आराम आराम से करते हैं। जापानीज एनसीफेलाइटिस recently seen in news is transmitted from one person to another by which of the following type of mosquitoes? Anopheles mosquitoes, Culex mosquitoes, Aedes mosquitoes या Celiseta mosquito। एक बीमारी है जापानीज एनसीफेलाइटिस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो जाती है, किस मॉस्किटो के थ्रू? तो वो मॉस्किटो का टाइप पूछ रहा है, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस कौन सा मच्छर फैला रहा है? करेक्ट आंसर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी, ठीक है। ये एक फ्लैवी वायरस से हो रहा है जो ब्रेन के अराउंड की मेम्ब्रेन्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये एक वायरस है। सबसे पहले तो ये समझो ये है क्या, ये एक वायरल डिसीज है, ठीक है। कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। और ये एक मेजर कॉज है एक्यूट एंसिफिलाइटिस सिंड्रोम। किसका? एक्यूट एंसिफिलाइटिस सिंड्रोम का एक मेजर कॉज जापानीज एंसिफिलाइटिस भी है। तो ये ह्यूमंस में कैसे आती? जो मच्छर है, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करा, फिर आपको आके बाइट कर गया, तो इस तरह से ये जापानीज एंसिफिलाइटिस स्प्रेड होता है। और ये कौन सा मच्छर करता है? क्यूलेक्स स्पीसीज, ठीक है, क्यूलेक्स स्पीसीज करता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये जो राइस की फील्ड्स है जनरली यहाँ ज़्यादा पाया जाता है आपका ये। चलो जी, तो ये तो हो गई क्यूलेक्स स्पीसीज, क्यूलेक्स मॉस्किटोज के बारे में। ओके, सही जवाब गामी जी, तो टाइम पे मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी बहुत क्वेश्चन है मार्शल जी, आगे करते हैं, सही हो जाएगा, कोई ना कोई तो होगा, आज खाता तो खुल ही जाएगा, चिंता मत करो। Recently, the seventh edition of Exercise Sangam was held between the navies of India and which of the following countries in Goa?
गोवा में एक्सरसाइज संगम हुई है, इंडिया और किस कंट्री के बीच हो रही है? इंडियन नेवी एक साइड, दूसरी साइड कौन सी कंट्री है? जापान या इंडोनेशिया या यूएसए या सिंगापुर? बताइए सर। आज तालक जी का दिन चल रहा है, सबका अपना अपना दिन होता है। करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ सीखो ना सीखो, लक लक वाली बात तो ज़रूर आप लोग सीख गए होंगे कि लक सबका एक दिन एक जैसा नहीं रहता है। किसी का किसी दिन अच्छा होता है, किसी का किसी दिन बुरा होता है। हाँ जी सर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सरसाइज संगम। इसमें तो सर कोई तुक्का भी नहीं लगेगा, आपकी लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है। बताइए, तो करेक्ट आंसर इज यूएसए। ठीक है, एक्सरसाइज संगम। यूएसए के साथ एक और बड़ी एक्सरसाइज हम करते हैं, युद्ध अभ्यास। उसके अलावा कौन सी है? संगम। संगम देखो वही एक्सरसाइज है जिसमें हमारे नेवी की तरफ से मार्कोज होते हैं और यूएस की तरफ से उनकी नेवी सील होती है। नेवी यूएस की सील्स, ये सबसे टॉप फोर्स मानी जाती है, सबसे वन ऑफ द एलीट, वन ऑफ द हाईएस्ट एलीट फोर्सेस इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन यूएसए, यूएस नेवी सील्स है। ठीक है, तो और इंडिया में ये पोजीशन कौन होल्ड करते हैं? मार्कोज होल्ड करते हैं। तो इनके बीच की एक्सरसाइज है। तो नेवी सील्स, नेवी सील वही आपकी फोर्स है जो आपको याद होगा जब पाकिस्तान में अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और ओबामा को मार गिराया था। तो ओबामा को मारने के लिए यूएस की नेवी सील को ही भेजा गया था वहां पर। ठीक है, अबोटाबाद में। अरे तो युद्ध अभ्यास कौन सा मैच होता है यूएसए के साथ? बट युद्ध अभ्यास भी तो हम करते हैं ना यूएसए के साथ। उसी तरह से संगम है। संगम ऐसे कह सकते हो वहां, अब देखो मिलाने पे आ जाओ तो मिला लो। देखो, यूएसए की नेवी आ रही है, इंडिया की नेवी आ रही है। नेवी बोले तो वाटर, ठीक है, तो इनका वाटर हमारा वाटर मिल रहा है, संगम हो रहा है, मिलाने को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अरे संगम को बॉयकॉट ना करो भैया। तो ये बहुत ही एलिट फोर्सेस के बीच एक्सरसाइज है, तो बहुत ही मजा आता हुआ इसमें। इंडिया की तरफ से मार्कोस है, उनकी तरफ से नेवी सील्स है, नेवी की स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, ये एक्सरसाइज मालाबार का ही तो पार्ट है। आपकी जो एक्सरसाइज मालाबार है, एक्सरसाइज मालाबार में कौन कौन था? ये क्वाड कंट्रीज आती हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड कंट्रीज आती है ना एक्सरसाइज मालाबार में, तो ये उसी की पार्ट है। ये एक्सरसाइज मालाबार का ही पार्ट है, सब पार्ट है एक्सरसाइज संगम। ठीक है, बट चूंकि ये दो एलिट फोर्सेस के बीच की स्पेशल एक्सरसाइज है तो नाम जरूर ध्यान रखना, पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज अप्रूव्ड द प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी? बताइए सर, which of the following ministries has approved the print and digital media association as a self regulatory body? देखो प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, तो प्रिंट मीडिया से कौन डील करेगा? ये एसोसिएशन को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दिया है। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब ये है कि इस बॉडी को कोई और चेक नहीं करेगा। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पब्लिशर्स रहेंगे, प्रिंट मीडिया के जो पब्लिशर्स होते हैं उन्हीं का एक ग्रुप रहेगा, तो वो आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, इस बॉडी को कोई नहीं चेक करेगा, ये अपने हिसाब से रेगुलेशंस बनाएंगे, इसीलिए इसको कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अब लेकिन आप थोड़ा सा अब यहाँ पे तुक्का लगाओ, तुक्का क्या, थोड़ा सा लॉजिकल लगाओ कि भैया प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, ठीक है, तो कॉरपोरेट अफेयर्स और होम अफेयर्स तो नहीं हो सकता, ए और सी तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर इसे नैरो डाउन करोगे तो बी या डी में से कोई एक होना चाहिए। और चूंकि ये प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों एक साथ ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये मीडिया की बात हो रही है। और इंडिया में मीडिया से कौन डील करता है? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, एमआईबी। कौन डील करता है सर? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
यहाँ तक सर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। Recently, President Draupadi Murmu has approved the introduction of a new design for the President's standard and color and crest for the Indian Navy. The new ensign crest of the Indian Navy is inspired by the royal seal of which of the following leader? ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है मार्शल जी, अब यहाँ पे खाता खोल लो। नेवी का भी फ्लैग और क्रेस्ट का जो डिजाइन है वो चेंज हुआ है, ठीक है। नेवी में भी आपको पता है फ्लैग वगैरह के डिजाइन चेंज हुआ है, और वो चेंज किया हुआ डिजाइन किस लीडर के सील से इंस्पायर्ड है? ये तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है इस तरह का, बट अब तो ये चल जाना चाहिए। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना तो करंट अफेयर्स याद रहता होगा आप लोगों को। बताइए सर, क्या करेक्ट आंसर? चलो गामी गामी जी ने बताया शिवाजी, बाकी लोग भी बताइए, देखें क्या है करेक्ट आंसर। मार्शल जी आपका क्या आंसर? हाँ जी। अरे रद्दा, आज आपका मार्शल जी वाकई में दिन खराब है। कोई बात नहीं, आज आप सो जाना अभी बस। और कुछ मत करना, क्लास लेने के खट से तुरंत बाद खाना भी मत खाना, पता नहीं खाना सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो बस सो जाना, दिन गुजार दो बस, 12 बजा दो आज का, ठीक है। करेक्ट आंसर दी छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि ये तो सही होना ही चाहिए था भैया, ये तो सबको पता है, ठीक है। अभी जो नेवी सील का ये मतलब हमारे जो नेवी के फ्लैग में ये क्रेस्ट है, इसमें चेंज किया गया है, ये जो एंकर है ये चेंज किया गया है। ये तो ये किससे इंस्पायर्ड है? ये आपका छत्रपति शिवाजी के साइन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है। तो आज लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 30। Recently, which of the following states has unveiled Asia's first drone delivery hub and network in partnership with Tech Eagle? Which of the following states has unveiled Asia's first drone delivery hub and network in partnership with startup Tech Eagle? ये नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, ठीक है। कौन सा इनमें से स्टेट है जो एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी हब बना है, और एक स्टार्टअप है टेक ईगल, उसके साथ पार्टनरशिप करके ये ड्रोन से डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो अभी इनका टारगेट है जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ मार्शल जी, आज खाना भी मत खाना, आज आपका दिन ठीक नहीं है, ठीक है। बस सो जाओ, बस 12 बजा दो जैसे तैसे, ठीक है। चलो जी, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। वैसे ये क्वेश्चन मतलब जो ड्रोन डिलीवरी का कंसेप्ट है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की चीज़ें मेघालय में चल चल रही हैं, ठीक है। तो मेघालय गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, टेक ईगल के साथ मिलके वो एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी हब बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें अभी पहले तो पर्पज है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद आपका टारगेट है कि वाइटल सप्लाई जैसे कि ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सैंपल हैं, वैक्सीन हैं, ब्लड हैं,
ब्लड कंपोनेंट्स हैं, तो जितने भी डिफरेंट रीजन्स है स्टेट के, उनको थ्रू ड्रोन डिलीवरी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या दिक्कत है, आपका टेरेन प्रॉब्लम करता है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स का दिक्कत है। मान लो आपको कोई डायग्नोसिस करानी है ना, आपको ब्लड सैंपल लेके जाना, अब लेकिन कई बार होता है कि जो ब्लड सैंपल का जो टेस्ट है वो हो सकता है आपके लोकल एरिया में ना हो रहा हो, उसके लिए आपको बड़े शहर में जाना पड़े। बट बड़े शहर में जाना अपने आप में लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, या तो आप अपना सैंपल भेजोगे या आप खुद चल के जाओगे, दोनों में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जिससे आपका टेस्ट हो जाएंगे महंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रोन यूज़ करेंगे। तो ड्रोन से पहली बात तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, तुरंत खट से सैंपल आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, आप रिकॉर्डेड कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं मार सकती। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आज के क्वेश्चंस आज हम लोगों के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आप जाके रेस्ट करो, आराम करो। ये होता क्या है, ये ड्रोन डिलीवरी है। ड्रोन, अच्छा ड्रोन क्या होता है आप ये पूछ रहे हो क्या? ड्रोन तो आपने देखे होंगे, एक छोटे से इस तरह के, एक तो जो मुझे ड्रॉ करके बनाना पड़ता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। एक इस तरह का आपने देखा होगा, एक छोटा हेलीकॉप्टर देखा होगा, उसमें पंखे लगे होते हैं, छोटा हेलीकॉप्टर, उसे ड्रोन कहते हैं। ठीक है चलसा जी, कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो रिवीजन के काम आती क्लास। चलिए सर, तो आज इतना ही रखेंगे। लेक्चर अच्छा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 मार्च से मैं अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपन ईटानगर और नाहरलगुन में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर कोई क्लास करने में इंटरेस्टेड है तो आ सकता है, जीके की क्लास होगी, क्योंकि मैं एक ही बैच लेने आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे वापस फिर आना है। ठीक है, तो अभी जीके मुश्किल से 2-3 महीने का अपना काम है वहाँ पर। तो ईटानगर में एक बैच चलेगा, एक नाहरलगुन में चलेगा। 5 मार्च से बैच स्टार्ट है, जो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू गामी जी। और 2 मार्च को मैं ईटानगर पहुँच जाऊँगा। तो 3, 4, 5 3 दिन आपका डेमो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मार्च को संडे है, तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि 5 या 6 मार्च में आपका नया बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो अभी जो एपीएसएसबी के एग्जाम्स है या टीजीटी पीजीटी का जीके, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है जी, ओके मार्शल जी, बिल्कुल मिलते हैं आप लोगों से। आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं, कई स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे सर आ जाओ आ जाओ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे।